ये कहानी गरीब महिला कविता की है जो अपनी दो बेटियों नंदिनी और पूजा के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। कविता के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करती और अपनी बेटियों का पेट भरती थी। लेकिन एक साल उसकी फसल पूरी तरह खराब हो गई, जिससे उसका मनोबल पूरी तरह टूट गया। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। जो कुछ भी मैंने किया उस पर जैसे पानी फिर गया। अब मेरी हालत ये है कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। समझ नहीं आता कि आज और आने वाले दिनों में मैं अपनी बेटियों के लिए खाने का इंतजाम कैसे करूंगी, उनके भूखे पेट को कैसे भरूंगी। इन सब चिंताओं में डूबी रहने के कारण सविता धीरे धीरे बीमार रहने लगी। लगातार कमजोरी और दुख ने उसे भीतर से तोड़ दिया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कविता अपनी दोनों बेटियों को इस निर्दयी दुनिया में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। माँ को खोने के इस गहरे सदमे से दोनों बच्चियां खुद को संभाल न सकीं और माँ की देह से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगीं। रसोई में बस नाम मात्र का आटा बचा हुआ है और वो भी अब खत्म होने ही वाला है। ऐसे में अब हम दोनों को खुद ही खेत की जिम्मेदारी संभालनी होगी और उसकी देखभाल करनी होगी। हाँ दीदी, चलो खेत में चलते हैं। दोनों बहनें अपने खेत में जाती हैं। वहां लगे बंजर जामुन के पेड़ों को देख नंदिनी कहती है, दीदी लगता है इस पेड़ पर जामुन नहीं उगेंगे। क्यों ना हम इस पेड़ को जड़ से साफ करके यहाँ भिंडी और त्रोई ही लगा दें। नहीं नंदिनी, ध्यान से देखो, इस जामुन के पेड़ में जीवन बसता है। यह भी सजीव प्राणियों में गिना जाता है और हमारी ही तरह सांस लेता है। इसलिए हमें यह अधिकार नहीं है कि हम इसकी जान लें, चाहे यह फल दें या ना दें। दोनों बहनें मिलकर जामुन के पेड़ की पूरी लगन से सेवा संभाल करती रहीं। इसी तरह समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन गोपाल सेठ नंदिनी और पूजा के घर की दहलीज पर आकर जोर जोर से आवाज लगाते हुए चिल्लाने लगा, अरे ओ कविता की बेटियों कहाँ हो, बाहर तो आओ। जी काका कहिए। चलो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। आया समझ में? आप हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि तेरी माँ ने मुझसे कर्जा लिया था, इसलिए आज से ये घर मेरा हुआ। तेरी माँ ने मुझसे उधार लिया था और उसी कर्ज के बदले अब से ये घर मेरा समझी। घर छिन जाने के डर से दोनों बहनें गोपाल सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगती हैं। ऐसा न कीजिए काका, कृपया हमसे हमारा घर मत छीनिए। हमें बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी एक एक पाई लौटा देंगे। ठीक है, मगर कुछ दिनों बाद अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों अनाथ बहनों को घसीट कर घर से बाहर कर दूंगा। दीदी, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में हम कैसे पैसे चुकाएंगे? पता नहीं नंदिनी, चलो खेत चलते हैं पेड़ों को पानी देने। दोनों बहनें अपने खेत में जाती हैं। वहां लगे बंजर जामुन के पेड़ों को देख नंदिनी कहती है, दीदी दीदी देखो, हमारे जामुन के पेड़ पर फल आ गए हैं। अरे वाह, हमारी इतने दिनों की मेहनत सफल हुई। अब हम इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दीदी, ये जामुन कितने मीठे और रसीले दिख रहे हैं। क्या मैं एक जामुन तोड़ लूं? हाँ हाँ नंदिनी, तुम इसे खा सकती हो। जैसे ही नंदिनी एक जामुन तोड़ती है, वैसे ही वहां फिर से जामुन आ जाता है। दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। देखो दीदी, ये कैसा जामुन है इस पर। तो फिर से जामुन उगाए। हाँ नंदिनी, हैरानी तो मुझे भी हो रही है। तुम जामुन खाकर तो देखो। जैसे ही नंदिनी जामुन खाती है, दीदी दीदी, ये देखो, ये तो सोने के बीज है। हाँ रे, ये तो सच में सोने के हैं। ये कैसा चमत्कार है भला। तभी जादुई जामुन का पेड़ अचानक से बोलता है, मैं तुम दोनों बहनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, समय पर पानी दिया, सफाई की
वो भी बिना किसी अपेक्षा के। अरे ये क्या, तुम तो बोल सकते हो। हाँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी जामुन का पेड़ हूँ और तुम दोनों की सारी बातें मैं सुन रहा था। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम दोनों बहनों ने रोज मेरी देखभाल की, मेरी जड़ों को पानी दिया। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जामुन के फलों का उपयोग करो। मगर ऐसे तो जामुन खरीदने वाले ग्राहकों को सोने के बीजों का राज पता चल जाएगा। नहीं नहीं, सोने के बीज सिर्फ उसी जामुन में होंगे जिसे तुम अपने लिए तोड़ोगे। उसके बाद दोनों बहनें ढेर सारे जामुन तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने पहुंच जाती हैं। कैसे दिए जामुन? 40 रुपये किलो चाचा। इतने सस्ते भाव में क्या बात है? जामुन खट्टे हैं क्या? अरे नहीं नहीं काका, ये तो अमृत के जैसे मीठे हैं, खुद ही खाकर देख लो काका। ये तो सच में अमृत के सामान है। अच्छा, तो 2 किलो दे दो मुझे। ग्राहकों की भीड़ देखकर वहीं दूर खड़े पति पत्नी की नजर उन चमचमाती जामुनों पर पड़ती। सुनिए ना जी, देखिए वो जामुन कितने सुंदर और रसीले लग रहे हैं, चलिए ना लेते हैं। अरे मेरी प्यारी, तुम तो खुद ही मीठी इमरती हो, जामुन खाकर क्या करोगी पगली? अरे काका ले लीजिए ना, इतना मन है काकी का तो हमारे जामुन भी सस्ते हैं। अच्छा ठीक है, चलो 1 किलो दे दो फिर। इसी तरह हर रोज दोनों बहनें जामुन तोड़कर बाजार में बेचने लगीं, जिससे उनके घर की छाई हुई गरीबी धीरे धीरे पूरी तरह दूर हो गई। तभी एक दिन गोपाल सेठ उनके घर आ पहुंचा। अरे ओ नंदिनी और पूजा, चलो बाहर आओ, लाओ मेरे पैसे। ये लीजिए आपके पूरे पैसे। अब फिर कभी हमारे घर की चौखट पर मत आना। पैसे लेकर गोपाल सेठ वहां से जाने का दिखावा करता है, लेकिन वो घर के पीछे ही छिप जाता है। उधर दोनों बहनें जादुई जामुन के पेड़ के पास जाती हैं और गोपाल सेठ चुपचाप उनका पीछा करता हुआ जामुन के खेत तक पहुंच जाता है। जागो जादुई जामुन के पेड़, हम तुमसे मिलने आए हैं। आओ आओ, तुम बहनों का स्वागत करता हूँ। जानते हो जादुई जामुन के पेड़, आज तुम्हारी मदद से हमने सारा कर्जा चुका दिया। अब हमसे हमारा घर कोई नहीं छीनेगा। इस पर जादुई जामुन का पेड़ खुश होकर कहता है, तो फिर इसी बात पर मुंह मीठा करो, लो ताजे रसीले जामुन खाओ। ऐसा कहते हुए पेड़ खूब सारे जामुन बरसाने लगता है। तभी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर गोपाल ये सब देख रहा होता है। तभी जामुन का पेड़ अपने जादू से गोपाल सेठ को अपने पास खींच लेता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे ओ पेड़, मैं कहता हूं मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वरना मैं कुल्हाड़ी से काट दूंगा तुझे, और फिर इन दोनों अनाथ बहनों को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे। इन बहनों को अनाथ समझने की गलती मत करना, वरना मैं खलबली मचा दूंगा, समझ में आया तुझे? ये कहते हुए जादुई जामुन का पेड़ गोपाल को भली भांति सबक सिखाता है, जिसके बाद गोपाल बिल्ली की तरह डर के मारे भाग खड़ा होता है। इसे देखकर दोनों बहनें जोर जोर से हंस पड़ती हैं और इस खुशी के साथ अपनी जीवन यात्रा आनंद पूर्वक बिताती हैं। सोनापुर नाम के गांव में रामू अपनी माँ, छोटी बहन सपना और पत्नी कविता के साथ रहता था। उसके पिता के देहांत से पहले ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी की सारी जिम्मेदारियां रामू को सौंप दी थीं। रामू किसान था, इसलिए बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने के उद्देश्य से वो दिन रात मेहनत करता था। इस बार खेत में भिंडी की अच्छी पैदावार होगी तो बाजार में उसे बेचकर मैं ठीक ठाक पैसे कमा लूंगा। इस बार सपना की शादी के लिए अच्छी रकम जमा कर पाऊंगा और अगले साल तक उसकी शादी करवा दूंगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन पिछले साल आपने खेत के काम के लिए सेठ जी से जो पैसे ब्याज पर लिए थे, क्या वे आपने लौटा दिए हैं या नहीं? उनके ज्यादातर पैसे तो मैंने वापस कर दिए हैं। जो थोड़े बहुत बाकी रह गए हैं उन्हें मैं इसी महीने लौटा दूंगा।
उसके बाद जो रकम बचेगी उसे मैं सपना की शादी के लिए बैंक में जमा करवा दूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है। पहले हम दोनों खेत में चलकर सारी भिंडियां तोड़ लेते हैं, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। पति पत्नी दोनों भिंडी की फसल तोड़ने के लिए खेत पहुंचते हैं। सारी फसल तोड़ लेने के बाद रामू उसे लेकर बाजार जाता है। वहां इतनी हरी भरी और ताज़ी भिंडी देखकर ग्राहक अपने आप उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। भैया, ये भिंडियां तो एकदम ताजी और हरी भरी हैं। मैंने आज तक इस बाजार में इतनी ताजी भिंडियां नहीं देखी। क्या आपने इन्हें गांव से मंगवाया है? अरे नहीं, ये तो मैंने अपने ही खेत में उगाई हैं। फसल तैयार करने के लिए मैं अच्छी किस्म की खाद का उपयोग करता हूँ, इसलिए पैदावार भी बहुत बढ़िया होती है। हाँ, इतना जरूर है कि अच्छी खाद खरीदने में थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे ही हरी भरी ताजी भिंडी को देखकर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी कमाई बहुत बढ़िया हुई है। अगर एक हफ्ते तक ऐसी ही आमदनी होती रही तो मैं सेठ जी के बचे हुए सारे पैसे भी इसी हफ्ते चुका दूंगा। अगले एक सप्ताह में रामू की कमाई काफी अच्छी रहती है। धीरे धीरे वो इस बार की भिंडी की पूरी फसल बेच देता है, जिससे उसके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाती है। इस बार तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। ये सेठ जी के पैसे उन्हें दे आता हूँ, बाकी बचे हुए पैसों को बैंक में जमा करवा दूंगा। रामू सेठ जी के पैसे लेकर उनके पास जाता है तो सेठ जी उनको देखकर कहते हैं, अरे भाई रामू, ये तो ठीक है, लेकिन तू मेरे बाकी के पैसे कब देगा रे? बाकी के पैसे मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। इसमें न समझने जैसी कौन सी बात है रे? तूने मुझसे 1 साल पहले ब्याज पर पैसे लिए थे। मैंने उन्हें लौटाने के लिए तुझे 6 महीने का समय दिया था, लेकिन तूने उस अवधि को बढ़ाकर पूरा 1 साल कर दिया। अब जो तूने 6 महीने की देरी से पैसे दिए हैं, उसका ब्याज तो मैं तुझसे जरूर लूंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। आपको तो मालूम है कि मेरी माँ बीमार पड़ गई थी, इसी वजह से पैसे चुकाने में इतना समय लग गया। अगर उस समय माँ की तबीयत खराब न हुई होती तो मैं तभी आपके सारे पैसे लौटा देता। देख रामू, तेरे घर में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, समझा? अगर मैं ऐसी बातें सुनकर हर किसी पर दया करने लगूं तो मेरा ही नुकसान होगा। तेरे 6 महीने के ब्याज जोड़कर अभी भी पूरे 500 रुपये बाकी हैं। अगर तूने कल तक वह रकम नहीं चुकाई तो कल से तेरा खेत मेरा हो जाएगा। अब यहां से जा और कल तक मेरे सारे पैसे लौटा दे। रामू सेठ जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन सेठ जी उसकी एक भी बात नहीं मानते। वो मायूस और परेशान होकर घर लौट आता है और अपने खेत को बचाने के लिए इस बार कमाए हुए अपने सारे पैसे सेठ जी को ब्याज के रूप में दे देता है। इस बार की मेरी सारी मेहनत सेठ जी का पैसा चुकाने में ही खत्म हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि 6 महीने की देरी पर सेठ जी मुझसे इतना ज्यादा ब्याज लेंगे। अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो बचे हैं कि हम फिर से भिंडी की फसल उगा सकें। इस बार फसल बेचकर जो भी रकम मिले उसे संभाल कर रखना। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो, अब दोबारा कभी कर्ज नहीं लेंगे। एक कर्ज चुकाने में हमारा कितना नुकसान हो गया ये तुमने देख ही लिया है। अब फिर से मुझे सपना की शादी के लिए 1 साल और रुकना पड़ेगा। पता नहीं मेरी बहन के साथ ये क्या हो रहा है। भैया, मेरी शादी को लेकर आप इतना परेशान मत हुआ करो। आप हर समय इसी चिंता में लगे रहते हो। ऐसा ही चलता रहा तो आप बीमार पड़ जाओगे। सच कहूँ तो मुझे शादी करने की भी इच्छा नहीं है। मैं तो बस आप सबके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है ना सपना। हर लड़की को किसी न किसी दिन अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। रामू फिर से अपने खेत में भिंडी की फसल उगाता है। इस बार भी पिछली बार की तरह उसके खेत में बहुत ही अच्छी फसल उगती है। भगवान की कृपा से इस बार मेरे खेत में भिंडी की बहुत अच्छी फसल हुई है। अगले हफ्ते तक सारी भिंडियां पूरी तरह पक जाएंगी। उसके बाद मैं इन्हें तोड़कर अच्छे दामों पर बेचूंगा। इस साल तो मैं पक्की तरह सपना की शादी करवा ही दूंगा। ऐसा ही एक हफ्ता बीत जाता है। भिंडी की फसल तोड़ने से ठीक 1 रात पहले
अचानक मौसम बिगड़ जाता है और आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से रामू की कई दिनों की मेहनत पानी में बह जाती है। अगले दिन जब रामू अपने खेत को देखने जाता है तो खेत की ये हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये तूने मुझ गरीब पर क्या अत्याचार किया है। पिछली बार जब मैंने मेहनत करके पैसे कमाए तो सारे पैसे सेठ जी ले गए। इस बार जब मैं पैसे कमाने वाला था, तूने अचानक बरसात करके मेरी पूरी फसल नष्ट कर दी। सपना की शादी तो छोड़ो, अब तो घर में खाने तक की कमी हो गई है। मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा और अगली फसल उगाने के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? रामू जी, अब परेशान होने से भला क्या फ़ायदा। जो होना था वो तो हो गया। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। अब तो हमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सेठ जी से कर्जा लेना होगा, वरना हम सब भूख से ही मर जाएंगे। बारिश की वजह से हुए नुकसान की वजह से रामू सेठ जी से कर्जा मांगने जाता है। सेठ फिर से उसे ब्याज पर पैसे दे देते हैं, लेकिन इस बार वो उसका खेत अपने पास गिरवी रख लेते हैं। अगर इस बार 3 महीने के अंदर अंदर तूने मेरा पूरा ब्याज नहीं चुकाया तो मैं तेरे खेत को जब्त कर लूंगा, समझ ले। ठीक है सेठ जी। रामू उन पैसों से अपने घर में राशन लाता है और अपने खेत में फिर से भिंडी की फसल उगाता है। लेकिन अगली बार भी बारिश की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है, जिस वजह से वो सेठ जी के पैसे नहीं चुका पाता और समय पर अपने पैसे ना मिलने की वजह से सेठ जी उसके खेत को जब्त कर लेते हैं। रामू के हाथों से अब उसकी कमाई का एकमात्र साधन उसका खेत भी छीन जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पुराने खेत के पास बैठकर रोने लगता है। यहाँ खेत ही मेरे पास बचा था, वह भी अब मेरे हाथ से निकल गया। पिताजी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं सपना की शादी धूमधाम से करूंगा। सपना की उम्र भी शादी के लिए पूरी हो गई है। अब तक तो मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी की परिस्थितियां देखकर लगता है कि मैं उसकी शादी तो छोड़ो, अपने परिवार का पेट भी भर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। ये सब बातें कहते हुए रामू जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। तुम रो मत रामू, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय में तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन तुम इस तरह हार मत मानो। ये किसकी आवाज है? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। इधर देखो, मैं हूँ जादुई भिंडी, लगता है तुम मुझे भूल गए। उस जादुई भिंडी को देखकर रामू को अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। एक बार जब वो अपने पिता के साथ अपने भिंडी के खेत में गया था, तब उसे ये जादुई भिंडी घायल हालत में मिली थी। उस समय रामू ने इस जादुई भिंडी की खूब मदद की थी। मुझे याद है जब तुमने मेरी मुश्किल के समय मेरी सहायता की थी, तब मैंने तुमसे ये वचन दिया था कि जब भी तुम किसी बड़ी परेशानी में फंसोगे, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद के लिए आऊँगी। आज तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसी कारण मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। तुम्हें आज तक अपना किया हुआ वादा याद है? हाँ, मैं अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलती। सेठ जी ने तुमसे तुम्हारा खेत छीन लिया है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया खेत बना दूंगी। तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। रामू जादुई भिंडी को अपने घर लेकर आता है तो जादुई भिंडी उसके घर के सामने एक बहुत ही बड़ा भिंडी का खेत बना देती है। ये भिंडी का खेत मैंने अपनी जादुई शक्ति से रचा है, इसलिए इसमें उगी भिंडी कभी समाप्त नहीं होगी। तुम रोज इस खेत की सारी भिंडी तोड़ सकते हो, फिर भी अगले ही दिन ये खेत पहले की तरह हरा भरा और लहलहाता दिखाई देगा। इस खेत से तुम मनचाहा धन कमा सकोगे। जादुई भिंडी के द्वारा की गई इस मदद से अमित बहुत भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि मैं किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करूं। अगर आज तुम मेरी सहायता के लिए नहीं आती तो न जाने मेरा और मेरे परिवार का क्या हाल होता। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं वह कम है। ये सब तो तुम्हारे नेक कर्मों का ही नतीजा है। मैं तुम्हारी मदद करने आई थी और वो मैंने कर दी। अब तुम अपने परिवार का ध्यान रखना, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस एक बार मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इस समय मुझे जाना होगा। इतना कहने के बाद जादुई भिंडी वहां से गायब हो जाती है
रामू खेत में उगी सभी भिंडियां तोड़कर उन्हें अच्छे दामों पर बेच देता है। अब वो हर दिन जादुई भिंडी के जादुई खेत की भिंडियां बेचकर अच्छी खासी कमाई करता है और कुछ ही महीनों में वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। रामगढ़ नामक गांव में मोहन अपनी पत्नी किरण के साथ रहता था। उसकी 5 वर्ष की एक बेटी मीना भी थी। गांव में मोहन का पपीते के पेड़ों का एक बाग था। वह उसी बाग में उगे पपीते बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस बार भी हमारे बाग में बहुत बढ़िया पपीते लगे हैं। हर पेड़ पर खूब सारे पपीते दिखाई दे रहे हैं। कल मैं जाकर सभी पपीतों को पेड़ों से उतार लूंगा, नहीं तो अगर उन्हें ज्यादा दिनों तक पेड़ों पर छोड़ दिया गया तो वह खराब होने लगेंगे। मोहन की यह बातें उसका एक पड़ोसी पवन उसकी खिड़की के पीछे से छिपकर सुन रहा था। पपीते तो वैसे भी तुम्हारे खराब ही होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं उनमें नुकसानदेह दवा मिला दूंगा। तुम्हारे बाग में जितने भी पपीते के पेड़ हैं, उन पर लगे एक एक पपीते को मैं बिगाड़ दूंगा। तुम्हारे बाग के पपीते सबको बहुत पसंद आते हैं ना? इस बार देखना, कोई भी तुमसे पपीता नहीं खरीदेगा। इस बार बाजार में सिर्फ मैं ही पपीते बेचकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। पवन मोहन से बेहद ईर्ष्या करता था। उसकी चाहत थी कि बाजार में लोग केवल उसी के पपीते खरीदें, लेकिन उसके पपीतों का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। वो गांव की सस्ती मंडी से कम दाम में पपीते लाकर बाजार में उन्हें महंगे भाव पर बेचता था। इसी कारण लोग उससे पपीते खरीदना पसंद नहीं करते थे। फिर भी वह इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल मोहन को ही मानता था। खुद वो मेहनत नहीं करता था, लेकिन मेहनती मोहन की तरक्की देखकर उसे बहुत जलन होती थी। मोहन के बाग के पपीते खराब करने की नीयत से वह देर रात उसके बाग में जा पहुंचा। अब मजा आएगा जब मैं इन पेड़ों में दवा डाल दूंगा। कल तक इसके बाकी सारे पपीते भी खराब हो जाएंगे। जब वह इन पपीतों की ऐसी हालत देखेगा, तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। अपनी ईर्ष्या के कारण पवन सभी पपीते के पेड़ों की जड़ों में एक दवा डाल देता है, जिससे रातों रात मोहन के बाग के सारे पपीते पूरी तरह खराब हो जाते हैं। जब मोहन सुबह पपीते तोड़ने के लिए अपने बाग में पहुंचता है और पपीतों की यह हालत देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, कल तक तो मेरे बाग के सारे पपीते बिल्कुल सही थे। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि सभी पपीते सड़ गए? इस बार तो मैंने ज्यादा पपीते उगाने के लिए जमींदार साहब से पैसे भी उधार लिए थे। अब मैं उनका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया? पवन मोहन के बाग के बाहर छिपकर उसे इस तरह परेशान होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी वो मोहन के पास जाकर उसे झूठी दिलासा देने लगा। अरे मोहन भैया, ये क्या हो गया? तुम्हारे बाग के पपीते तो खराब हो गए हैं। अभी 1-2 दिन पहले जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, तब मैंने देखा था कि तुम्हारे बाग के पपीते कितने सुंदर और अच्छे हो गए थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? पता नहीं पवन भाई, मेरे पपीते के बाग को किसकी नजर लग गई। आज तो मैं इन्हें पेड़ों से तोड़ने वाला था, लेकिन जाने रातों रात ऐसा क्या हो गया। मोहन भैया, सच कहूं तो मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर तुम्हारे बाग के साथ कुछ किया है, वरना रातों रात पूरे बाग की ऐसी हालत नहीं हो सकती। जरूर कोई तुम्हारी तरक्की से जलता होगा, इसलिए उससे यह सहन नहीं हुआ कि तुम्हारे बाग में इतने अच्छे पपीते लगे हैं। तुम्हारे बाग की यह दशा देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब जो हो गया वह हो चुका है, इसमें हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। बस अगली बार अपने बाग का अच्छे से ख्याल रखना। सावधानी बहुत जरूरी है। ये सब कहकर पवन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोहन अपने बाग की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरते हैं, उसी जगह एक पौधा उगाता है और देखते ही देखते वो पौधा मोहन की आंखों के सामने पपीते के एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। इतने बड़े पपीते के पेड़ को अचानक अपने सामने देखकर मोहन हैरान रह जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अचानक मेरे सामने इतना विशाल पपीते का पेड़ कैसे आ गया? और इस पर लगे पपीते भी कुछ अलग ही लग रहे हैं। इनका रंग तो सुनहरा है। अब तो मुझे पूरा यकीन होने लगा है कि मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूं। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो मोहन। मैं सच में एक जादुई पपीते का पेड़ हूँ। मैं जादुई हूँ, इसलिए मेरे पेड़ पर लगे पपीते भी सुनहरे रंग के हैं।
तुम अपने बाग का हमेशा बहुत ध्यान रखते हो और तुम्हें अपने बाग में लगे पपीते बेहद प्यारे हैं। उनके प्रति तुम्हारे सच्चे प्रेम की वजह से ही तुम्हारी आंखों से आंसू निकले हैं और उन्हीं आंसुओं से मेरा यहाँ प्रकट होना हुआ है। तुम इस समय बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तुम तो सिर्फ एक पेड़ हो, भला तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? अब तो मुझे बस यही इंतजार करना पड़ेगा कि कब मेरे बाग के सारे पेड़ों पर फिर से पपीते लगे। नहीं मोहन, तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जादुई हूं और अपने जादू से सब कुछ कर सकता हूं। मैं तुम्हारे बाग के सभी पपीते के पेड़ों को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। उन पर फिर से ताजा पपीते लगेंगे जिन्हें तुम निश्चिंत होकर बाजार में बेच सकोगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हारा पड़ोसी पवन, जो अभी तुम्हें दिलासा देकर गया था, दरअसल उसी ने तुम्हारे बाग का यह हाल किया है। वह तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं है, इसलिए अपनी जलन में उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मगर अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज के बाद कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बाग की रक्षा करूंगा। मुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बस मेरे बाग के सारे पपीतों को ठीक कर दो, वरना मैं जमींदार साहब के पैसे नहीं चुका पाऊंगा। चिंता मत करो मोहन, मैं अभी सब ठीक कर देता हूं। जादुई पपीते का पेड़ अपने आप को चुप करता है और उसी क्षण मोहन के बाग के सभी खराब हो चुके पपीते दोबारा ठीक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वहां पहले से भी ज्यादा अच्छे और सुंदर पपीते उग आते हैं। अपने बाग को फिर से संवरा हुआ देखकर मोहन बेहद खुश हो जाता है। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आए हो। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पास कैसे आ गए, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं मोहन, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के समय में लोगों के दिलों से अच्छाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग दूसरों को मुश्किल में देखकर भी उनकी सहायता नहीं करते। मेरी बस यही इच्छा है कि जब भी तुम किसी संदीप जरूरतमंद को परेशानी में देखो तो उसकी मदद जरूर करना। एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी नेक नीयत से जिसकी भी सहायता करोगे, भगवान तुम्हें उसका कई गुना फल अवश्य देगा। मैं जानता हूं जादुई पपीते के पेड़, लेकिन मैं लोगों की मदद इसलिए नहीं करता कि मुझे इसके बदले में भगवान से कुछ अपेक्षा है। मैं तो सिर्फ इसलिए उनकी मदद करता हूं क्योंकि मुझे किसी को परेशानी में देखकर बहुत बुरा लगता है। बस मैं हमेशा इस काबिल रहूं कि हर जरूरतमंद की मदद कर सकूं। मेरे हालात कभी ऐसे ना हो कि मुझे कभी किसी की मदद करने के लिए उसे मना करना पड़े। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने को मजबूर हो गया। हमेशा ऐसे ही रहना। दोनों के बीच में बात होने के बाद मोहन खेत से सारे पपीते तोड़कर गोदाम में रख देता है। लेकिन मोहन जैसे ही पेड़ों से सारे पपीते तोड़ता है, वैसे ही पेड़ों पर उतने ही पपीते फिर से उग जाते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है! मैंने तो अभी सारे पपीते पेड़ से तोड़ लिए थे, फिर कैसे आ गए भला? आज से तुम्हारा बाग कभी पपीता से खाली नहीं रहेगा। तुम जैसे ही पेड़ से एक पपीता तोड़ोगे, दूसरा पपीता पेड़ पर अपने आप उग जाएगा। तुम बस समय समय पर अपने बाग में पानी देते रहना और बाग की सफाई रखना। बाकी तुम्हारा बाग हमेशा पपीतों से हरा भरा रहेगा। जादुई पपीते के पेड़ की ये बात सुनकर मोहन बहुत खुश होता है। उसी रात को पवन वहां से गुजर रहा था, तभी उसका ध्यान मोहन के पपीते की बाग की तरफ पड़ता है। मोहन के बाग में इतने सारे हरे पपीते देखकर पवन बिल्कुल हैरान रह जाता है। ये किस तरह से संभव है? सुबह जब मैंने मोहन के बाग को देखा था तो उसके बाग के सारे पपीते खराब हो चुके थे, फिर ये दोबारा से इतने अच्छे पपीते कैसे आ गए? जो भी हो, मैं फिर से इन पपीतों को खराब करूंगा। मैं इसके बाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये सोचकर पवन फिर से पपीते के पेड़ों में वह दवाई डालने लगता है। तभी जादुई पपीते का पेड़ अपनी जादुई छड़ी से गौतम को एक फटकार लगाता है। मैंने तो ये समझा था कि एक बार इतनी नीच हरकत करने के बाद तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। चंदन के बाग को फिर से हरा भरा देखकर तुम एक बार फिर इसे बर्बाद करने आ गए हो। मुझे किसी को सजा देना अच्छा नहीं लगता, मगर तुम जैसे लोग बिना दंड के नहीं समझते।
जब तक तुम्हें अच्छी खासी सजा न मिल जाए तब तक तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। मुझे तो यही लगता है कि आज सूरज ने मेरे खाने में कोई नशीली दवा मिला दी थी। तभी पहले मुझे इस बाग में पपीतों की हरी भरी फसल दिखाई दी और उसके बाद मुझे यह पपीते का पेड़ बोलता हुआ सुनाई देने लगा। लेकिन चाहे ये पपीते मुझे सच में दिखाई दे रहे हों या फिर यह सिर्फ मेरा भ्रम ही क्यों ना हो, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं अपनी कल्पना में भी मोहन को खुश नहीं देख सकता। लगता है अब तो मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम कभी किसी के साथ गलत करने की हिम्मत नहीं करोगे। इतना कहते ही जादुई पपीते का पेड़ अपने जादुई डंडे की ओर संकेत करता है और वह पवन की जोरदार पिटाई करने लगता है। पवन डर के मारे इतनी तेजी से वहां से भागता है कि दूर तक नजर नहीं आता। उस दिन के बाद वह फिर कभी मोहन के पपीते के बाग की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। मोहन के साथ बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, वो उसके बारे में बुरा सोचने से भी तौबा कर लेता है।